खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जे के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। हमेशा की तरह हमारा और आपका साथ रहेगा सुबह 10 बजे तक। प्रोग्राम के आखिरी 15 से 20 मिनट हमारी कोशिश रहती है कि उस वक्फे के दरमियान आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल की जाए। आज भी इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। और आज के प्रोग्राम में जहां पर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली और लद्दाख की आपके सामने कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, कुछ डिटेल वाइज रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने रखेंगे। उससे पहले हमारी कोशिश रहती है कि आज का दिन यानी नई सुबह का आगाज होता है, नया दिन होता है सूरज की नई किरणों के साथ, नए फॉर्मेट के मुताबिक। उस हिसाब से हमारी कोशिश रहती है कि दिन खास क्यों है, नजर सबसे पहले इस पर दौड़ाई जाए। तो गौहर कुछ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है, सबसे पहले गौहर के पास चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 6 सितंबर है और आज क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, वो हम आपके साथ कुछ अहम डिटेल्स हैं, कुछ अहम वाक़यात हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो आज की तारीख, आज के दिन क्या कुछ हुआ है, 6 सितंबर के दिन ही क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। 6 सितंबर 1939 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी ने पहली बार बरतानिया पर फिजाई हमला किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1965 में 6 सितंबर 1965 में पाक भारत जंग 1965 का आगाज हुआ है। और आज ही के दिन 1776 में ग्वाडेलूप जजीरे में तूफान से 6000 से ज्यादा अफराद की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था जब वहां पर तूफान आया और तकरीबन 6000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और आज ही के दिन 1776 में पेनिनसुलिया में एक कान में आग लगने से 110 अफराद जाँ बहक हुए हैं, उनकी मौत हुई है, कान में आग लगी है। और आज ही के दिन यानी कि 6 सितंबर 1905 में एटलांटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई है। और आज ही के दिन 6 सितंबर 1986 में इस्तांबुल में चर्च पर एक हमले में 23 अफराद मारे गए। इस्तांबुल में ये चर्च पे हमला हुआ था साल 1986 में, यानी कि 6 सितंबर, जिसमें से 23 अफराद मारे गए। और आज ही के दिन 6 सितंबर 1939 में जनूबी अफ्रीका ने जर्मनी पर जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2008 में पाकिस्तान में सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी मुंतखब हुए, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज करते हैं प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करते हैं उस मामले की जो 4 रोज कबल अदालत उज़्मा में यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। और मामला था कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम का, या जो सिखों के साथ भी कुछ इलाकों में ज्यादतियां हुई, वो सारे इल्जामात थे वो तय हुए। लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा इस पर सबकी नजरें थी। और अब जाकर 4 मुहाजिर कश्मीरी पंडित तंजीमों ने 1989 से साल 2003 के दौरान वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और सिखों की मुबैना नस्ल कुशी के बारे में मरकजी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से तहकीकात के लिए रुजू करने का फैसला कर लिया। यानी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन दायर की गई थी, पिटिशनर की तरफ से उसे विड्रॉ करने की उस वक्त हिदायत दी थी। और विड्रॉ करने के बाद ये कहा था कि वो सरकार के साथ रुजू करे, चाहे जम्मू कश्मीर इंतजामिया हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के अलावा मरकज जिसके पास इख्तियारात हैं वो इस पर SIT तश्कील दे सकता है, वो इस पर मजीद तहकीकात कर सकता है। तो 4 मुहाजिर कश्मीरी पंडित ऐसी तंजीमें हैं 1989 से 2003 के दरमियान, यानी 14 बरसों में मुबैना तौर पर जो नस्ल कुशी हुई सिखों की और कश्मीरी पंडितों की, उसके बारे में मरकजी हुकूमत के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से भी तहकीकात के लिए रुजू करने का फैसला कर चुकी हैं। पनून कश्मीर, कश्मीर रूट्स, यूथ पनून कश्मीर और कश्मीरी समिति दिल्ली की तरफ से मुल्क भर से लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू करेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को एक NGO से कहा था कि जिसने जम्मू कश्मीर में 1989 से 2003 के दौरान हिंदुओं और सिखों की मुबैना नस्ल कुशी का मामला उठाया था कि वो मरकज और मुतलका हुकाम के सामने अपना केस रखे। और 4 पंडितों की जो तंजीमें हैं उनने कश्मीर में कश्मीरी पंडित और सिख बरादरी को उनकी नस्ल कुशी और दीगर जो मामलात थे
इनसे मुतल्लिक जब मामला उठाया तो उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की। पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद हिकमत अमली तैयार करने के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेज हुआ है और इन तमाम यानी 4 जो कश्मीरी पंडितों की तंजीमें हैं, इन्होंने एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें कहा कि हुकूमत से फौरी तौर पर राब्ता किया जाएगा, इंसाफ के मसाइल और तकाजों को उजागर किया जाएगा। इसमें बेघर जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी आबादी के लिए मरकज के जेर इंतजाम जगह की तश्कील और वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग से बचने के लिए पीएम पैकेज के मुलाजमीन को वादी से बाहर मुंतकिल करना भी शामिल है। यानी सिर्फ 1989 से 2003 तक का मामला इस बार सरकार के नोटिस में नहीं लाया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी जिसे लेकर जम्मू के अंदर ऑल जम्मू कश्मीर रिजर्व बेस कैटेगरीज के मुलाजमीन एहतजाज करके मुसलसल ये बातें कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ वादी के अंदर जो कश्मीरी पंडित एहतजाज कर रहे थे, राहुल पंडित और उसके बाद दीगर जो हलाकतें हुई कुलगाम से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात का इजहार करते हुए भी हुकूमत के सामने रुजू किया जाएगा कि अब जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हैं, बिलखुसूस जो पीएम पैकेज के तहत हैं, जो खुद को ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ताहम वो गैर महफूज समझते हैं, उन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मामला भी सरकार के नोटिस में लाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट से 2 सितंबर की तारीख को जब इस पर फैसला सुनाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था, हुकूमत से रुजू करने के लिए एक एनजीओ को कहा गया था, वी द सिटीजन्स नाम की एनजीओ थी। उसके बाद ये 4 तंजीमें आगे आई हैं और ये मरकजी जेर इंतजाम इलाका यानी जम्मू कश्मीर के साथ साथ मरकज हुकूमत से भी इस बार रुजू करने वाली हैं। इन 4 कमेटियों ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है। पनुन कश्मीर, कश्मीर रूट्स, यूथ पनुन कश्मीर और कश्मीरी समिति दिल्ली, चारों अब इसके लिए कोशा हैं कि कश्मीरी पंडितों के मामलात और मुबैना नस्ल कुशी 14 वर्षों तक तकरीबन 1989 से 2003 तक के दरमियान के जो मामलात रहे, उन सारी चीज़ों को नोटिस में लाया जाएगा और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का एक मुतालबा भी है। तो चलिए नाज़रीन, ये थी कश्मीरी पंडितों के हवाले से खबर। अब ज़रा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा की जानिब से जो कल जो टीचर्स डे मनाया गया है कल 5 सितंबर के दिन, और SKC से श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा की जानिब से खिताब किया। वहाँ पर एक तकरीब भी मुनक्कद हुई है जहाँ पर जो टीचर जिन्होंने बेहतर काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। ये 5 सितंबर सर्वपल्ली राधा कृष्णन उनका जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। वो सदर हिंद भी रह चुके हैं और उस हवाले से इस दिन को कल मनाया गया है। सभी अजला के अंदर इस हवाले से तकरीब भी मुनक्कद हुई है टीचर्स डे के हवाले से। लेकिन कल SKC में जिस तरह से तकरीब मुनक्कद हुई है, वहाँ पर बेहतरीन जो खुदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा है उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है और LG मनोज सिन्हा की जानिब से उनकी पीठ थपथपाई और खिताब के दौरान उन्होंने कहा है कि असातिज़ा जो है वो समाज का एक अहम हिस्सा है और जो बच्चे हैं जो स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका बेहतर मुस्तकबिल बनाने में असातिज़ा का एक अहम रोल है। और उन्होंने कहा है कि बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा कि बच्चों पर इम्कानात का ज़बरदस्त दबाव है और साथ ही साथ बच्चों के सवालात, खदशात और एतराज़ात को दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है और ख़ासकर असातिज़ा पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि वो सुबह से तकरीबन 4 बजे तक उनके साथ रहते हैं और बच्चों और जो टीचर्स का रिलेशन है वो काफ़ी अहम है। ये LG मनोज सिन्हा की जानिब से कल कहा गया और साथ ही साथ उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से बात की है उसको भी दोहराया और कहा कि ये एक बेहतर कदम है। जिस तरह से तालीमी पॉलिसी 75 बरसों का सबसे बड़ा इनकलाब होगा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से कल अपने खुताब में कहा गया है। शिक्षक दिवस पर मैं आज सभी शिक्षकों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। शिक्षा देने के बजाय नए विचारों को कैसे हम जागृत कर सकते हैं, उनके दिमाग की खिड़कियों को कैसे खोल सकते हैं, पहले वाले सांचे में ढालने की बजाय उनके विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण कैसे पैदा किया जाए। अगर ये काम हम कर सके तो मैं समझता हूं कि भविष्य में नए समाज के निर्माण और आने वाली चुनौतियों का सामना करने में हम सक्षम हो सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज का युवा परीक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ है और डॉक्टर साहब की इस बात से मैं सहमत हूं कि परीक्षा ऐसी होनी चाहिए
जो विद्यार्थी की क्रिएटिविटी को बढ़ावे, उसके अंदर नई विजडम पैदा करे और उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके। अगर दिमाग पर बोझ है तो इसमें नए बीज का अंकुरण हो ही नहीं सकता, और अगर नए बीज का अंकुरण नहीं होगा तो चेतना में किसी तरह का सवाल और संदेह पैदा नहीं होगा। जिस शिक्षा व्यवस्था में दिमाग में संदेह और सवाल न पैदा हो, मैं समझता हूं वो शिक्षा किसी काम की नहीं हो सकती। आज शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों से मैं कहना चाहूंगा कि कक्षा 5 के बाद अगले 10 सालों में किस ढांचे में हमने विद्यार्थियों को कैसे रूटीन में फंसा दिया है। क्या उनके दिमाग की खिड़कियां हम खोलने के बजाय बंद कर दिए? क्या यही हम बताएंगे कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, अच्छी तरह से याद कर लो? क्यूरियोसिटी की जगह उनके माइंड को मेमोरीज का स्टोर हाउस बना दिया गया है, और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था एजुकेट करने के बजाय डिग्री प्रदान करने का महज साधन बन गई है। इस बात को याद रखना है, शिक्षा व्यवस्था सिर्फ डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। सवाल करना आज के युग में स्टूडेंट के कमजोरी की निशानी बन गया है। स्टूडेंट के मन में अगर सवाल आएगा तो भी वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही सवाल पूछने के लिए हाथ उठाएगा, वो हाथ क्यूरियोसिटी का स्किल न होकर वीकनेस का सिंबल बन जाएगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ बाहरी जगत नहीं बल्कि मन की पूर्णता को भी छू सके। हर विद्यार्थी कंपटीशन सिर्फ एक रेस का हिस्सा न बने, बल्कि उसे ऐसा अवसर दिया जाए जहां सफलता सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आना न हो, बल्कि अच्छे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन, टीचिंग नहीं इन्वॉल्वमेंट, ये अगर हम कर पाए तो भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम नई पीढ़ी को तैयार कर सकेंगे। मैं शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि हमारी परंपरा में, हमारे समाज में आपका जो सम्मान है, समाज ने जो आपको सम्मान दिया है, दूसरे किसी प्रोफेशन को वो सम्मान नहीं मिला है। समाज की अन्य व्यवस्थाओं को अनेक लोगों ने निर्मित किया है। बाहरी आवरण तो कोई बना सकता है समाज का, लेकिन आंतरिक आवरण बनाने की क्षमता केवल आप में है। में उत्साह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बड़ी बातें कि मौजूदा वक्त में सवालात तो जहन में बच्चों के आते हैं, लेकिन पूछ सिर्फ इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो जो कोलैबोरेशन होता है और जो रिश्ता होता है उस्ताद और बच्चों के दरमियान, वो उसमें कहीं ना कहीं दबाव या जो बोझ है उसके तले जो है ऐसा महसूस करता है। बड़ी बात ये कि मौजूदा वक्त में उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालना, उसको निखारना और इस खूबसूरत संघ को तराशना जो जिम्मेदारी उस्तातिज़ा की। और सबसे बड़ा खुलासा यानी इंतजामिया भी इस बात का एतराफ़ करती है, मानती है कि बच्चों पर इस वक्त इम्तहानात का ज़बरदस्त दबाव है। क्यूरियोसिटी इस बात की नहीं है कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस इम्तहानात पर और उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, यही तालीम नहीं है। जहाँ तक बच्चा सिर्फ पढ़ाई तक, अगर पढ़ाई के लिए वो जाता है तो किताबों तक महदूद होकर रह जाता है। ये कुछ बड़ी बातें थी, इसलिए आज इस बयान को हमने दोहराया है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। खुसूसी इस गैप को, ये जो खला पैदा हुआ है किसी ना किसी वजह से, बहुत सारे असबाब इसके हो सकते हैं। बच्चे की जो जहनी जो नशोनुमा है, माहौल कैसा उसको मिल रहा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा निज़ाम है, इस चीज़ का असर उस पर पड़ता है। और आज के वक्त में इस गैप को दूर करना उस्तातिज़ा की जिम्मेदारी है। इस बात को यकीनी बनाने पर LG सिन्हा जोर दे रहे थे। दूसरी तरफ उस्तातिज़ा की खिदमात को सराहा गया, जिनने कोविड के दौरान भी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस किसी ना किसी तरीके से जारी रखी, बच्चों को टीचिंग से ज्यादा इन्वॉल्व रखा एजुकेशनल एक्टिविटीज में। ये जिम्मेदारी भी उस्तातिज़ा ने बखूबी निभाई है, उसके लिए उनकी पीठ थपथपाई गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा क्राइम की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जराइम में इजाफा हुआ है। NCRB की जो रिपोर्ट आई थी उसमें एक एक चीज, कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। इसमें अब पहले खवातीन, फिर बच्चे और उसके बाद जो 18 प्लस या 18 से कम जो बच्चियां हैं उन लोगों की भी एक बड़ी तादाद बताई गई। लेकिन आज के जो आदादोशुमार हैं वो बताते हैं कि कैसे सीनियर सिटीजन्स को भी टारगेट किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बुजुर्ग शहरी हैं उनके खिलाफ भी जुराइम में इजाफा हुआ है। 2019 में सिर्फ हमारे पास एक केस था, जबकि 2021 साल आते आते 40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसका मतलब है कि तकरीबन
13% तक का इजाफा इन केसेस में हुआ है। सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ जराइम की शरह में इजाफा मुसलसल देखा गया। 2019 में शहरियों के खिलाफ जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके खिलाफ जराइम का सिर्फ एक ही केस दर्ज किया गया था, ताहम साल 2021 में ये तादाद 40 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट को मजीद हम खंगालते हैं तो पता चलता है कि इस वक्त जो 2019 के आदादोशुमार हमारे सामने हैं उससे कहीं आगे 2021 और 22 में हम बढ़ गए हैं। आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 9 लाख आबादी ऐसे लोगों की है जिनकी उम्रें 60 साल से ज्यादा हैं और जराइम की शरह तकरीबन 4.4% उनके खिलाफ बढ़ी है। साल 2021 के लिए चार्जशीट की शरह जो है वो 85.7% है, यानी चार्जशीट्स जहां पर की गई हैं। आदादोशुमार के मुताबिक 40 मुकदमात में कत्ल के 2 केसेस, कत्ल की कोशिशों का 1 केस, कम से कम चोट का 1 केस जिसमें 323 सेक्शन का यूएस का किया गया है, आईपीसी 324 सेक्शन का हवाला दिया गया है। एक संगीन ऐसा मसला भी सामने आया जब शहरी को शदीद जख्मी किया गया। आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि मुकदमात में डकैती, इसके अलावा तजावुजात यानी जराइम इस कदर बड़े हैं कि एक तो डकैती के वाक़यात, उनके ऊपर डायरेक्टली हमला, इसके अलावा उनकी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर हाथ मारना, और उसके बाद जो मुजरमाना कोशिशें रही हैं इनको रोकने के लिए इंडियन पेनल कोड की मुख्तलिफ दफ़ात का इस्तेमाल किया गया। 326A, 326, 325, 326B, 323, ये सारी वो शिकें हैं जिनके तहत जो मुजरमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि 2021 और 2020 के दौरान ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं उनके समेत बुजुर्ग शहरियों के खिलाफ जराइम के 42 केसेस की तफ्तीश की गई, ताहम साल 2021 में कोई पुराना केस जो था दोबारा तफ्तीश के लिए नहीं खोला गया, जिसका मतलब ये है कि केसेस बहुत सारे आए लेकिन ढीलापन यहाँ पर कहीं ना कहीं उन इदारों की तरफ से भी जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन जराइम को कम किया जाए। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट का एक पहलू था। दूसरा पहलू गौहर आपको बताएंगे कि मौजूदा वक्त में कैसे ये 60 साल या इसके आसपास के जो शहरी हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर उन्हें निशाना बनाया गया है, लेकिन एहतियाती हिरासत कितने लोगों की हुई है ये भी आपको बता देते हैं। जी हाँ नाजरीन, बात करेंगे जहां हम एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करेंगे, वहीं पर एहतियाती हिरासत में लेने का मामला जो है वो भी सामने आया है। उस सिलसिले में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 23.7% का इजाफा हुआ है। ये एहतियाती हिरासत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, इसमें खुलासा हुआ है और अब भी यही माना जाता है कि ज़्यादा हिरासत में लिए गए लोगों की जो तादाद है वो अभी भी बढ़ी हुई है। यानी कि गुज़िश्ता अगर हम सालों की बात करेंगे, साल 2017 के बाद ये सबसे ज़्यादा रेट बढ़ी है। साल 2021 की बात करेंगे तो 23.7% का इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में साल 2021 में इसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। और बात करेंगे 1.1 लाख लोग जो है अभी भी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि एहतियाती तौर पर हिरासत में रखे गए हैं। मुख्तलिफ जो केसेस उन पर आयद किए गए हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर्स में उनको रखा गया है। 483 जो लोग हैं अंडर डिटेंशन, सो वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हैं उनमें से, और साथ ही साथ उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो डिटेंशन है वो साल 2021 ख़त्म हुई है और फ़िलहाल उनका जो मामला है वो चल रहा है। अगर हम टोटल बात करेंगे तो 24,500 लोग अभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर्स हैं उनमें उन्हें रखा गया, यानी कि एहतियाती तौर पर फिलहाल वो हिरासत में है। 483 लोग ऐसे हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। ये मुल्की सतह के आदादोशुमार है। तकरीबन निस्फ 241 या तो हिरासत में थे या 2021 के आखिर तक इनको हिरासत में रखा गया। मजमूई तौर पर 24,500 से ज्यादा अफराद को एहतियाती हिरासत में रखा गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में या कस्टडी। इसके अलावा इनमें से बहुत सारे लोग या तो हिरासत में हैं या हिरासत में रखकर इनको बाद में छोड़ दिया गया। 2017 के बाद सबसे ज्यादा जब एनसीआरबी के इस डेटा के रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो ये बताता है कि क्राइम इंडिया जो रिपोर्ट ब्यूरो बताती है कि इस साल एहतियाती इकदाम के तौर पर कुल 67,084 अफराद को हिरासत में लिया गया था। इनमें से रिपोर्ट ये बताती है कि 48,815 को हिरासत के सिर्फ 6 महीने के दरमियान रिहा कर दिया गया।
18,269 या तो हिरासत में थे या साल के आखिर तक एहतियाती हिरासत में रखा गया। ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद 2017 से मुसलसल बढ़ रही है, ये भी एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। 2018 में 98,700 से ज्यादा, 2019 में 1,06,000 से ज्यादा। इससे पहले कि 2020 में यह तादाद 89,405 तक जरूर कम हुई थी, लेकिन 2021 में फिर बढ़ी है। 2021 से मुतल्लिक आदादोशुमार से यह पता चलता है कि पिछले साल 1,10,683 अफराद को हिरासत में रखा गया था, जिनमें 24,525 या तो हिरासत में थे या साल के आखिर तक हिरासत में रखे गए और बाकी को इनके हिरासत के 1 से 6 महीनों के दौरान ही छोड़ दिया गया। 2021 में एहतियाती हिरासत में रखे जाने वाले अफराद की तादाद में इजाफा देखा गया है। एनसीआरबी के आदादोशुमार ये इस चीज का खुलासा करते हैं, वजाहत से पता चलता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत या जो हिरासतें 2020 और 21 में हुई है, ये तादाद 2020 में अगरचे कम थी, वो 2021 में बढ़ गई है। 741 जो 2020 में थी, आगे जब हम बढ़ते हैं तो 483 तक ये पहले थी, 741 तक अब जाकर पहुंची है। इस तरीके से 2017 से 2019 के दरमियान नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिन लोगों पर कार्रवाइयां हुई थी या जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, उन लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ ये ज़रूर थी कि आज के वक्त में वो कहीं ना कहीं कुछ छोड़ दिए गए थे पहले से 6 महीनों के दौरान ही, जब से उन्हें हिरासत में लिया गया था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि इन लोगों को तकरीबन जो 741 के आसपास केसेस थे, जिनको यूटी सतह में यूटी और रियासतों की सतह पर पहले हिरासत में रखा गया, बाद में इन्हें छोड़ा गया, ये काम इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन ओवरऑल जब इसका खद्दो-खालम रिपोर्ट का देखते हैं तो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह एहतियाती हिरासत बढ़ी है और 2020-21 में आदादोशुमार बताते हैं कि बाकी रियासतों और यूटीज़ के साथ जम्मू कश्मीर भी सरे फहरिस्त है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बाद में छोड़ दिया गया है 1 से 6 महीनों के दौरान ही, जब से वो हिरासत में लिए गए। चलिए नाज़रीन, बात जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से इस वक्त जो बड़ी खबर है कि सिल्क फैक्ट्री जो है, जो साल 2014 के तबाहशुदा सैलाब के दौरान वो उसे नुकसान पहुंचा था, अब आहिस्ता आहिस्ता सिल्क फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आपको बताते चले कि मुलाजमीन को भी जल्द बहाली और वापसी की उम्मीद है कि जब फैक्ट्री को बहाल किया जा रहा है तो उन्हें भी उम्मीद है कि उन्हें भी दोबारा रोजगार मिलेगा। सैलाब से ये तबाह हुई थी ये फैक्ट्री साल 2014 के दौरान, जब साल 2014 के दौरान सैलाब आया तो इससे उसे नुकसान पहुंचा है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो करीब 20,000 से ज़्यादा यानी कि 23,000 से ज़्यादा फैमिलीज इसके साथ जुड़ी हुई थी, लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि जो इसमें काम कर रहे थे, वहाँ पर मुलाजमीन काम कर रहे थे, उनकी फैमिलीज उसके साथ जुड़ी थी, उन पर मुनहसर थे और उसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं उससे मुतासर हुए। और अब माना जाता है कि इंतज़ामिया की जानिब से उससे इकदाम उठाए गए और इसकी बहाली के लिए काम जोरों पर जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से, क्योंकि सिल्क फैक्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा था जब साल 2014 के दौरान सैलाब आया था, और उस पर अब जो माना जाता है कि काम जोरों पर चल रहा है और जल्द इसे बहाल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो वहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं उन्हें भी दोबारा बहाल और वापसी की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर से गवर्नर कुछे और आसिफ रशीद साहब। जहां तक सिल्क फैक्ट्री का ताल्लुक है, वादी कश्मीर की जो सेरिकल्चर के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये एक मेन पिलर है इकोनॉमी को लेकर। अगर देखा जाए तो तकरीबन साल 2014 में बैडली हिट हुआ है, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि जब सैलाब के वो मनाजिर हमें आज भी याद है कि आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर को ही वादी कश्मीर में मुकम्मल तौर पर सैलाब आया था, तो इसमें तकरीबन 23,000 फैमिलीज जो है वो उसमें मुतासिर हुई थी। जो अभी अगर सिचुएशनली मैं बात करूं, जो जमीर इलाही जो सईद जमीर इलाही है मैनेजर सिल्क वीविंग फैक्ट्री के, उनका मानना है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जहलिम तवी और फ्लडेड रिकवरी को लेकर 12 करोड़ रुपए जो है प्रेजेंट किया गया ताकि इस चीज को अपग्रेड किया जाए। और एट प्रेजेंट अगर मैं सिल्क फैक्ट्री की बात करूं तो तकरीबन 110 एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो चुकी है वैली में, और जिसमें मॉडर्न हेरिटेज के साथ साथ एक स्टेटस भी रिवाइव हुआ है साल 2017 की अगर मैं बात करूं, यानी मॉडर्न मशीनरी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के जरिए अब इस सिल्क फैक्ट्री को रिवाइव किया गया है। और विद दिस न्यू मशीनरी सिल्क फैब्रिक की जो प्रोडक्शन है वो 10,000 से 12,000 पर मीटर्स पर मंथ
अब देखने को मिल रही है। यानी अगर हम देखेंगे जो चीज ठप हो गई थी वो अब धीरे धीरे रिवाइव हो रही है। और एनुअली अगर मैं फैक्ट्री प्रोडक्शन की बात करूं तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है सिल्क फैब्रिक जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है 23 वैरायटियों में, जो कि एक नई मशीनरी की एक नई कारकर्दगी है। ऑटोमेटिक सारी मशीन्स है और खास तौर पर अगर देखिए तो जितना भी कोकून है वो फार्मर से बाई किया जा रहा है अलग अलग वैली से। तकरीबन 27,000 फैमिलीज जो है जम्मू कश्मीर में, जिसमें 809,000 कश्मीर से हैं और रेस्ट जम्मू से है, जो अब इसके साथ एसोसिएट हो चुकी है। इस बीच हमें यह भी खबर मिल रही है कि 8 मेट्रिक टन जो है कोकून जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें 2.60 लाख जो है सिल्क वॉर्म को लेकर बात की गई है। और डिपार्टमेंट के हवाले से 173 मलबरी नर्सरीज अब स्प्रेड हो चुकी है ओवर एरिया, जिसमें तकरीबन 973 जो है एकड़ जमीन को लेकर बताया जा रहा है। 774 मलबरी ब्लॉक्स जो है वो भी अब इसमें आ चुके हैं और जिसमें 2015 एकड़ एरिया अक्रॉस यूटी बताया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि गौर साहब, जहां तक इस सिल्क फैक्ट्री का ताल्लुक है, कई सालों से इसमें फैमिलीज जो है जुड़ी थी और अपने रोजगार के वसाइल काफी ज्यादा इंक्रीजिंग। और अगर आप देखेंगे कश्मीर को लेकर हेरिटेज या कल्चर या बाकी सारी चीजें, यही एसोसिएटेड चीजें हैं जिससे हमारे कश्मीर में जो है कामकाज चल रहा है। करंट स्टेटस क्या है स्ट्रक्चर का? ये जो 23,000 फैमिलीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ी हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के तौर पर इस स्ट्रक्चर को दोबारा देखा जाए और बहुत जल्द? एब्सोल्युटली 110 के करीब जो है लोग एट प्रेजेंट, जो मेरे पास डेटा जो है वो फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो 110 के करीब जो है इस वक्त जुड़ा हुआ है। और इन द लॉन्ग रन वी आर मोर एक्सपेक्टिंग अ गुड एरिया, क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है विद ऑटोमेटिक न्यू मशीनरी, और सबसे बड़ी बात है कि साल 2017 के बाद इस चीज को अब दोबारा से वापस रिवाइव किया गया है। तो एक जैसे मैंने पहले कहा आसिफ की सेरिकल्चर जो है इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर है। So very obviously in some further circumstances जिसमें ये चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर पर जाएगी और दोबारा से वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो 23,000 फैमिली जो इसमें मुतासिर हुई है, उनको दोबारा से अपग्रेड किया। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने की। सिल्क फैक्ट्री के हवाले से बात। साल 2014 में सितंबर के महीने से शुरू हुए तबाहकुन सैलाब ने जम्मू कश्मीर के अंदर बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। जम्मू सूबे के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर, उनमें बड़े ढांचे ऐसे थे जिनमें सिल्क फैक्ट्री वो थी जो कई लोगों का जरिया माश थी, कई लोगों की जिंदगियां चलाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसको रिवाइव करने की कोशिशें हुई हैं सरकारी सतह पर। शायद और संजीदगी से काम करने की जरूरत है ताकि जो 23,000 के आसपास फैमिलीज हैं, ये कुंबे हैं, कम से कम इनके लिए ही राहत की खबर हो, अगर नई लोगों को आप नहीं लगा सकते। बहरहाल वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार लौटेंगे, कुछ और बड़े मौजूआत, बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं।